मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सायं 7 बज चुके हैं और हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर कारक पढ़ने के लिए। कौन सा आज प्रकरण चलेगा? कारक प्रकरण। और हमें लगता है आज हम लोग 2 विभक्ति बची है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। संबंध में षष्ठी लगाते हैं और अधिकरण कारक में आप सप्तमी लगाते हो। मित्र, ये 2 विभक्ति बची है और सप्तमी से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। षष्ठी से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन सप्तमी विभक्ति से आपका प्रश्न बहुत आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे सप्तमी, उसके बाद पढ़ेंगे षष्ठी। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारे जितने मित्र हैं पहले सप्तमी पढ़ेंगे, तब षष्ठी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग अभी कारक पढ़ रहे हैं और जो अधिकरण का अपादान कारक पढ़ लिए थे, इसके बाद अधिकरण कारक अभी बाकी है। अधिकरण कारक बोले तो सप्तमी विभक्ति बाकी है। इसके बाद एक बचेगा षष्ठी। उसका सूत्र है से षष्ठी से जो शेष बच जाएगा उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। समझ में आया? तो हमारे जितने मित्र हैं सभी लोग एकदम आ जाएं भाई साहब। और अब देखिए हम लोग घबराइएगा मत। पंचमी विभक्ति अपादान कारक पढ़ लिए हैं, हम लोग अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो कुछ शेष बचेगा उसमें षष्ठी लगेगी, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। ठीक भैया, सप्तमी विभक्ति। घबराइएगा मत कि षष्ठी छोड़ दिए, अभी उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति कहाँ लगती भैया? कहाँ लगती है? अधिकरण कारक में लगती है। कहाँ लगती है? अधिकरण कारक में लगती है। अधिकरण कारक में आपकी सप्तमी विभक्ति लगती है। कहेंगे गुरु अच्छा मजाक कर लेते हैं आपो, हम अधिकरण किसे कहता है इसको पता ही नहीं है तो कैसे सप्तमी लगाएंगे? अधिकरण पता है क्या? कहेंगे गुरु नहीं पता है। तो चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि अधिकरण किसे कहेंगे, और जब अधिकरण पता हो जाएगा तो सप्तमी लगा देंगे। तो कहें कि अधिकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सूत्र है, पहला ही सूत्र देखिए क्या है। कहते अधिकरण क्या है? कहते आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ एक सूत्र है अतोर और पुलतादा पुलते विसर्ग संधि का, वो लगा है। वास्तव में ये क्या था? ये था आधारा। क्या था? आधारा। और क्या था? अधिकरणम। यहाँ विसर्ग संधि लग जाती है तो आधारो अधिकरणम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है। अब आधार ही क्या है? अधिकरण है। कहेंगे जी अब और ज्यादा फंसा रहे हैं। कहे अब और ज्यादा फंसा रहे हैं। आधार अधिकरण है तो आधार क्या है? ध्यान दीजिएगा, आधार अधिकरण है तो आधार क्या है भाई? आप हमने कहा हम शॉर्ट कट बता के निकल ले रहे हैं। कहें जो आधार है वही अधिकरणम है, अधिकरण है। तो प्रश्न ये उठा कि आधार क्या है? उठेगा भाई साहब कि नहीं उठेगा? पक्का उठेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कभी डायरेक्ट क्रिया का आधार नहीं होता है। कभी डायरेक्ट क्रिया का आधार नहीं होता है। कहते क्रिया जहां हो रही होती है, जहां पर हो रही होती है वही आधार कहते हैं। लेकिन क्रिया डायरेक्ट नहीं होगी, कर्ता या कर्म के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहां एक लाइन लिखिएगा हमारे सभी मित्र। कर्ता एवं कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता है। क्रिया का आधार यहां समझ लीजिएगा, यहां समझ लीजिएगा भाई साहब। जैसे हम क्या हैं? मैं करता हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं
लिख रहा हूं, कहाँ, बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मेरे लिखने का आधार बोर्ड नहीं है, मेरे लिखने का आधार बोर्ड है। मैं करता हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं लिखने की, तो मेरे लिखने का आधार क्या है, बोर्ड है। समझ पाए कि नहीं? जैसे घर में रहना, तो रहने का आधार तो घर है, लेकिन किसके भाई, कोई व्यक्ति, कोई कर्ता, कोई कर्म ही तो होगा। जैसे कहता हूं मैं घर में रहता हूं, तो मेरे रहने रूपी क्रिया का आधार घर है। बात समझे? तो कर्ता और अब समझिएगा, कर्ता और कर्म का क्रिया के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का आधार, यहां थोड़ा सा चेंज कर, कर्ता और कर्म का क्रिया के द्वारा, ठीक है। इसको आप ए यहां से उठा के चाहे तो यहां लेते आए। कर्ता और कर्म का क्रिया के द्वारा आधार होता है। जैसे मैं करता हूं, मेरे लिखने रूपी क्रिया का आधार बोर्ड है, मेरे रहने रूपी क्रिया का आधार घर है, मेरे चलने रूपी क्रिया का आधार सड़क है। जैसे यहां हमारे सामने 4-5 विद्यार्थी बैठे हैं, आपके पढ़ने, आप कहाँ पढ़ रहे हो, कहीं स्टूडियो में पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने रूपी क्रिया का आधार क्या होगा, स्टूडियो। बात समझे भाई साहब कि नहीं समझे? जैसे मैं छात्रों को स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने रूपी क्रिया का आधार स्टूडियो होगा। बात समझ गए? कहे गुरु जी आधार कितने प्रकार का होता है, तो अब आधार के भेद देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा मित्र। तो एक मैं आपको यहां चार्ट बना दे रहा हूं। आधार क्या है? आधार भाई कहे कि कितने प्रकार से आधार हो सकता है, कहे 3 प्रकार का आधार होता है। कितने प्रकार का? कहे कौन कौन? कहे ज्यादा अतकाओ ना बता रहे हैं भाई साहब, जल्दबाजी ना करो, ठीक है, जल्दबाजी ना करो। कहे पहला आधार क्या है? कहे औपश्लेषिक आधार। कैसा आधार? औपश्लेषिक आधार, ठीक है। दूसरा आधार कहे क्या है? कहे वैषयिक आधार। कैसा आधार? वैषयिक आधार। कहे तीसरा आधार क्या है? कहे अभिव्यापक। कैसा आधार भैया? अभिव्यापक, ध्यान देना, अभिव्यापक, अभिव्यापक। तो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में आधार कितने प्रकार का, आप कहोगे आधार 3 प्रकार का। कौन कौन? औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेष, अब देखिए तीनों का अलग अलग, औपश्लेषिक किसे कहते हैं, वैषयिक किसे कहेंगे और अभिव्यापक किसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्र, आपको मैं यहां बताना चाहता हूं, श्लेष मतलब श्लेष अलंकार, मतलब श्लेष मतलब होता है चिपकना। ऐसा आधार जहां से आपका स्पर्श रहे, ऐसे आधार को औपश्लेषिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे जब आप सड़क पर चलोगे तो सड़क से आपका स्पर्श रहेगा, विद्यालय में पढ़ रहे हो तो विद्यालय में आपका स्पर्श रहेगा, कहीं बैठोगे कहीं चलोगे ना, सड़क पर चल रहे हैं, सड़क आधार हो गई। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो देखिए बोर्ड पर लिखा है तो यहाँ स्पर्श है ना, स्पर्श है भैया। तो जहां पे भी स्पर्श वाली बात रहेगी वो आधार होगा औपश्लेषिक। कहे गुरु जी एक आध 2 उदाहरण झोंक दो ना, तो कहे 2 उदाहरण जो आता उसको बता रहे हैं, उदाहरण तो लाखों लाखों हो सकते हैं। कहे कौन कौन उदाहरण आता है? एक आता भैया कटे आस्ते। क्या आता है? कटे आस्ते, ठीक है। ई वाला उदाहरण देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटे आस्ते। और दूसरा उदाहरण आता आस्थाल्याम पचति। आस्थाल्याम क्या भैया? पचति। समझ में आ गया? तो क्या चीज? कटे मतलब होता है चटाई, चटाई पर आस्ते बैठता है। आस्थाल्याम पचति, वो बटुला बटुली जानते हैं नहीं जानते हैं, भगोना भगोनी, बटुला बटुली। तो छोटी वाली जो बटुला का छोटा होता था उसे कहते थे बटुलोई, उसी संस्कृत में कहते आस्थाल्याम। समझ में आया?
गांव भी होगी। पचती, बटुलोई में कोई चीज कोई पका रहा है, कटे आस्ते चटाई पर बैठता। अब बताइए हमारे मित्र जितने हैं, जब चटाई पर बैठोगे तो चटाई से आपका स्पर्श रहेगा कि नहीं रहेगा? कि दुई बित्ता ऊपर बैठेंगे? कहीं नहीं गुरु जी, बैठेंगे तो जरूर टच रहेगा, थोड़ा बहुत तो टच रहेगा। कहीं गुरु जी हम एक ही घोड़े पर बैठे, अरे भाई एक ही घोड़े बैठोगे तो एक घोड़ टच रहेगा। कहीं वही किनारवा जरस बैठेंगे, भाई जरस बैठो तब वो टच रहेगा। तो कैसे भी बैठोगे चटाई से आपका स्पर्श है, चटाई पर बैठता है तो ये आधार हो गया औपश्लेषिक। तो कहे गुरु प्रश्न कैसे आएगा? दे दिया जाएगा कटे आस्ते में कैसा आधार है? आप कहेंगे औपश्लेषिक। पूछा जाएगा स्थाल्याम पचति में कैसा आधार है? रहेगा औपश्लेषिक। समझ में आ गया? आ गया भैया। अब देखिए वैषयिक आधार, वैषयिक आधार, वैषयिक मतलब विषयगत, विषयगत स्पर्श स्पर्श वाली कोई बात न रहे, ठीक है। इच्छागत, विचारगत आधार, जैसे ये वाला उदाहरण है तो लाखों लाखों, लेकिन ये वाला उदाहरण आता है मोक्षे, मोक्षे इच्छास्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, ठीक है। मोक्षे इच्छा अस्ति, ठीक है। यहाँ दीर्घ संधि नहीं की इसलिए यहाँ हाइफर निशान लगा दिए। नहीं इच्छास्ति कर सकते हो। मोक्षे इच्छा अस्ति, तो क्या बताइए यहाँ हमारी मोक्ष भी इच्छा है हो। देखो सुनील भैया कह रहे हैं कुछ, मान लो मोक्ष भी इच्छा ना हो तो नरके इच्छा अस्ति, तो नरक में लग जाएगी सप्तमी, आधार हो जाएगा, ठीक है। गंगा स्नाने इच्छा अस्ति, संस्कृते इच्छा अस्ति ना, जहां इच्छा अस्ति, तो यहां पर जब इच्छागत विचारगत विषयगत, यहाँ कोई स्पर्श है क्या? विचारगत स्पर्श है लेकिन शारीरिक स्पर्श नहीं है। तो ऐसे आधार को कहते हैं वैषयिक। समझे भाई साहब कि नहीं समझे? नहीं समझे? अरे कहे गंगा स्नाने इच्छा अस्ति, इच्छा अस्ति ना, तो वहां जा स्पर्श है आपका क्या? जैसे कहे संस्कृत हमारी पढ़ने की इच्छा है तो पूरा शरीर झोंक देते हैं, संस्कृत बैठ जाते हैं का? वो तो विचारगत है, विचारगत है, इच्छागत है ना। मोक्षे इच्छा अस्ति कहेंगे नहीं, मोक्षे इच्छा अस्ति जब जाते तो वहां मिल जाते हैं, नहीं भाई साहब ये विचारगत है, इच्छागत है, ठीक है। आइए मित्र, हाँ कृपया टेलीग्राम पर अभी 11 तारीख से पीडीएफ नहीं गया, सारा भिजवा दीजिएगा, अगर चिरंजीव उनको सूचित करिएगा, ठीक है। मोक्ष इच्छा अस्ति गंगा स्नान, ये हो गया आपका वैषयिक आधार। अब आइए अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार क्या होगा? अभिव्यापक आधार होता है कोई चीज बहुत विस्तृत पैमाने पर हो, या कोई चीज किसी में विद्यमान रहे संपूर्ण भाग में उसको देख ना पाए, वहां टच स्पर्श ऐसा ना रहे, लेकिन है स्पर्श लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे दो आधार देखिएगा, यहाँ विस्तृत बताना है लेकिन इसको आप बस इतना समझ लीजिए, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ठीक भैया। और एक लिख रहे हैं तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, ये दोनों आधार, इतना 5 उदाहरण लिखा रहे भाई साहब, पांचों याद कर लीजिएगा, पांचों आया, सभी लोग हमारे मित्र जितने देख लें पांचों याद करिएगा। बोले कटे आस्ते स्थाल्याम पचति, जब बटुला बटुली में कोई चीज पकाओगे तो टच रहेगा अंदरवा ना भैया, दिखाई पड़ेगा, देखो टच है। तो कहें गुरु तिलेष तैलम में तो तेलो सरसैया में, तिलेष तैलम मतलब जब आप सरसों या कोई पेरते हो तो तेल रहता कि नहीं रहता है? कहें गुरु तो भी दिखाई पड़ता, कहाँ दिखाई पड़ता भैया? कौने सरसों में तेल दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता क्या? उसके संपूर्ण भाग में तेल विद्यमान है, जब उसको आप पेरते हो तो निकलता है, जय बार पेरेंगे और चू रहा है और चू रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आप उसको देखते हो हाँ ये तेल है? नहीं है। तो ये अभिव्यापक आधार में आएगा, तिल के संपूर्ण भाग में तेल है बराबर रूप से, ये अभिव्यापक आधार है भाई साहब। और सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, भारत देश के अंदर जितने लोग उन्हों के अंदर आत्मा है, जितने सजीव चीजें सब में आत्मा है, निर्जीव को छोड़ करके। पाकिस्तानों वाले के अंदर आत्मा है, आतंकवादियों लादेनों के अंदर आत्मा थी, और भाई साहब हमारे आपके अंदर आत्मा, आत्मा अस्ति ना, ये बहुत विस्तृत चीज है, समझ में आ गया?
ये कोई बहुत विस्तृत चीज होगी, वो अभिव्यापक आधार हो जाएगा। हमें लगता है समझ गए होंगे। आधार 3 प्रकार का है, समझ गए। अब आइए 3 प्रकार का हो गया तो कहे आधार, तो गुरु जी बहुत बढ़िया समझ गए। तो जो आधार होगा वो आप अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण जैसे देखो, गंगा स्नान में आया, में आया कि नहीं, तो सप्तमी लगा देना। जैसे तिल में तेल है, तो में आया कि नहीं, चटाई पर बैठता है, तो अधिकरण आप जान रहे थे, लेकिन हमने उसको क्या क्या भेद कर दिया कि कौन कैसा कैसा आधार है। बात समझ गए। तो आप तो निकाल ले जाते, सप्तमी लगाते, कहें गुरु जी का करें जब हो गया, तो का करोगे भैया, एक आता सप्तम्यधिकरणे, क्या कहे, मतलब सप्तमी अधिकरणे सूत्र है। अगला सूत्र लिखो, सप्तम्यधिकरणे, सप्तम्यधिकरणे च। ठीक है, देखो जब इसको तोड़ोगे ना भाई साहब अलग अलग, तो ये हो जाएगा सप्तमी और ये हो जाएगा अधिकरणे। क्या हो जाएगा, अधिकरणे, और ये हो जाएगा चा। चा मतलब देखिएगा, यहां चा का मतलब दूर और अंतिकवाची शब्द। ये आपका थोड़ा विषय जटिल, लेकिन इसको रहे दूर और अंतिकवाची शब्द। अंतिकवाची शब्द आपको केवल इतने से मतलब है, चा को भी निकाल दीजिए। मान लो बहुत कठिन परीक्षा हुई, पूछा चा का मतलब क्या होगा यहाँ, तो चा का मतलब और नहीं, चा का मतलब दूर और अंतिकवाची शब्द। ठीक है, अब देखो तो सीधा सीधा भैया, अधिकरण में सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी के गुरु जी तो जानते थे, हाँ वही जानते थे, उसी को हम सूत्र के माध्यम से बताने आए हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र क्या है, सप्तम्यधिकरणे। क्या है, सप्तम्यधिकरणे। ठीक है, अब देखिए कहे गुरु जी उदाहरण एक आध दो दीजिए, तो भाई एक आध दो का है, ये जो पांचों उदाहरण दिए हैं, ये सब इसी का उदाहरण है समझो। देखो कटे अधिकरण हो रहा था, पंचमी लगाए, अस्थाल्याम, अस्थाली नदी के तरीके से रूप चलेगा, नदी नदी, नद्या नद्या, नद्या नद्या, नद्याम। ठीक है, तो अस्थाल्याम में पंचमी लगाए, बटुलोई में, मोक्ष में, मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष में, तो मोक्ष में सप्तमी लगाए। सब जगह पे आत्मा है, देखो सर्वस्मिन, सब जगह पर आत्मा है, तो भैया सर्वस्मिन में। तिल में तेल है, तिल में सप्तमी का बहुवचन लगाए क्योंकि तिल ज्यादा होता है। समझ गए। अब एक आध दो उदाहरण और, लेकिन व्यवहारिक ले लो, एक आध दो व्यवहारिक उदाहरण ले लो। कहाँ भैया रहते हैं, घर में रहते हैं, तो देखिए घर में रहते हैं, सुनीला, सुनीला गृहे वसति, सुनीला गृहे वसति। निखिलः, निखिलः विद्यालये पठति, विद्यालये पठति। ना भैया, यहाँ जय लोग बैठो, अपना नाम बोलो, नाम बोलो भाई साहब। ज्ञानेन्द्रः, ज्ञानेन्द्रः मार्गे क्या करति, चलति, मार्गे चलति ना। अब बस इतना समझ लो, ज्यादा यहाँ समय देने कोई मतलब नहीं है ना भाई साहब। देखिए घर में रहता है, ये घर हो गया अधिकरण, आधार हुआ, अधिकरण हो गया, सप्तमी लग गई। वह सुनील घर में रहता है, तो में आया कि नहीं, विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय हो जाएगा अधिकरण, सप्तमी लग गई। मार्ग पर चलता है, तो मार्गे में सप्तमी लग गई, तो में पर आएगा तो क्या लगाओगे, संबंध नहीं, अधिकरण लगाना है, सप्तमी लगाना है मेरे मित्र। समझ में आया, क्या लगाओगे, सप्तमी लगाओगे। समझ में आया। अब हमें लगता है आप समझ गए होंगे, पक्का पक्का समझ गए भाई साहब, एकदम कंफर्म समझ गए। अब देखिए और आपका अगला सूत्र क्या है। हाँ बोलो, काहे हुचूच कर रहे हो भाई, सब औपश्लेषिक आधार है सब भाई। विद्यालय में पढ़ोगे तो विद्यालय से स्पर्श रहेगा आपका कि नहीं रहेगा, फील्डियम बैठोगे कि नहीं उसके पास, हाँ
और मार्ग पर चलोगे, जब हाथ पकड़ कर किसी के चलोगे तो कहाँ मार्गों में टच रहोगे कि नहीं रहोगे। ये सब औपसलेसिक आधार, औपसलेसिक आधार ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा आधार का, बस केवल ये वाला उदाहरण पूछा जाएगा तो आपको मानना रहेगा। पूछा जाएगा आधार कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पूछा जाएगा कौन आधार नहीं होता है, तो आप करेंगे औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक होता है। इसके अलावा हो सकता कोई और दिया रहे, अभिव्यापार, तो अभिव्यापार नहीं आधार। समझ में आया? समझ गए? पक्का? हाँ तो पक्का समझ गए तो ज़्यादा यहाँ समय ना दो। अब हम लोग आगे चलेंगे। एक और सूत्र है बढ़िया, इसको ले लो। नहीं, यह सचा भावेन भाव लक्षम छोड़ो उसको। ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको भूलना नहीं है मित्र, ठीक है। ये यतश्च निर्धारणम सूत्र है। कौन सा सूत्र है? हाँ, ये भूलना नहीं भाई साहब, मेरे साथ इसको आप अभ्यास करें। यहाँ से अभी तक कारक से आने वाले प्रश्नों में इस सूत्र से बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत बार, ठीक है। देखिए यतश्च निर्धारणम क्या होगा भैया? यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। समझ में आया? मेरे साथ बोले यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। देखिए आपको क्या करना है, यतश्च निर्धारणम लिखकर यहीं लिखना है षष्ठी और यहीं लिखना है सप्तमी, ऐसे गोला कर देना है। मतलब यह सूत्र षष्ठी विभक्ति भी करेगा और सप्तमी विभक्ति भी करेगा। हाँ, काहे का इसे नहीं रहेगा क्या? हाँ, ये तो निखिल भाई साहब ई कह रहे निर्धारण गुरु जी 2 रा रहे कि 1 रा रहे। एक बार रा यहाँ बोलोगे तो ऊपर चलाएगा, निर्धारणम नहीं बोलोगे, यहाँ रा नहीं बोलोगे। हाँ हाँ, चलिए आइए देखिए यतश्च। अब इसको अलग अलग कर लो, यतः च निर्धारणम, यतः च निर्धारणम। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यत यहाँ कौन संधि हुई है जल्दी बताओ। अरे इस्तो स्नाचु कैसे विसर्ग में अस्तो स्नाचु कैसे घुस जाएगा? पहले विसर्जनीय सा से विसर्ग को दंती सा हुआ, फिर चा था तो तालब सा इस्तो स्नाचु तब लगेगा बाद में। समझ में आया? यतश्च देखिए कह रहा जहां से निर्धारण, एकदम सामान्य तरीके से लिखिएगा। पहले आप समझिए जहां से निर्धारण, वहां पर देखिएगा शार्ट ट्रिक अपना रहे हैं, शार्ट की आप एकदम समझ जाएं और समझ न लगे। वैसे इसका ट्रिक थोड़ा मतलब सूत्र बड़ा है, लेकिन आप समझ जाएं, प्रश्न गलत ना हो, इसलिए हम थोड़ा शार्ट तरीके से अपना रहे हैं। जहां से निर्धारण वहां पर षष्ठी और क्या भैया? सप्तमी, षष्ठी सप्तमी विभक्ति विभक्ति होती है, होती है। ध्यान दीजिएगा, जहां से निर्धारण वहां पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। कहेंगे कि कैसे निर्धारण, मान लो देखो ज्यादा चीज हो उसमें एक चीज को आप निकाल लो, निर्धारण कर लो, अलग कर लो, तो पंचमी लगनी चाहिए, पंचमी नहीं लगेगी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, करें कैसे निर्धारण करेंगे अभी समझिएगा। आपको कैसे निर्धारण करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, निर्धारण करने का जो आधार है वो कैसे होगा। कहें जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर, आधार पर लिखिएगा भैया साहब, सारे लोग लिखते रहिएगा। जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर समुदाय विशेष से, समुदाय विशेष से, ठीक है, अवयव विशेष का,
अवयव विशेष का निर्धारण करोगे। निर्धारण, बस इसी पे ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। जाति गुण क्रिया एवं संज्ञा के आधार पर समुदाय विशेष, मान लो कोई ज्यादा चीज है, उससे किसी अवयव विशेष मतलब एक को आप अलग कर ले रहे हैं, तो आप जहां से निर्धारण वहां षष्ठी सप्तमी, जहां से निर्धारण वहां पर षष्ठी सप्तमी लगेगी। और निर्धारण कैसे करोगे? जात गुण क्रिया एवं संज्ञा के आधार पर। तो ई वाली लाइन आपको ध्यान नहीं देना है, ये आप लिखे हो आपके जानकारी के लिए, उत्तम है, अच्छी है, लेकिन अभी आपको यहां नहीं फंसना है, यहां फंसने नहीं है। बस ई वाली लाइन पढ़ो, जहां से निर्धारण वहां षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। मेरे साथ इतना बोलो, केवल आधी लाइन, जहां से निर्धारण वहां षष्ठी सप्तमी विभक्ति होगी। जहां से निर्धारण वहां षष्ठी सप्तमी विभक्ति होगी। अब देखो, मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, एक वाक्य हिंदी में दे रहा हूं। कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास क्या है भैया? श्रेष्ठ है। एक उदाहरण समझिएगा, बाकी संस्कृत झोंकेंगे भाई साहब, ठीक है? एक समझिएगा। निखिल, कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास श्रेष्ठ है। तो अभी देखो यहां से कालिदास श्रेष्ठ है, इसका क्या होगा? कालिदासः, कालिदासः श्रेष्ठ, या कालिदास श्रेष्ठ अस्ति लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है? कालिदास श्रेष्ठ मतलब कालिदास श्रेष्ठ हैं। समझ में आया? अब कह रहे मतलब ज्यादा कवि हैं, कवि एक दो हैं, ज्यादा हैं। बहुत सारे कवियों से आपने कालिदास, एक कवि हैं कालिदास अकेले, कालिदास को अलग कर लिया, मतलब निर्धारण कर लिया। तो जहां से निर्धारण कर रहे हो, मतलब कवि से निर्धारण कर रहे हो, तो कवि में आप षष्ठी भी लगाओगे, सप्तमी भी लगाओगे। तो दोनों लगा दे भाई साहब, दोनों लगा दें। चाहे आप बनाओ कविसु, सप्तमी लगा दिए ना, और चाहे आप लगाओ कवि नाम, कवि नाम। ध्यान देना, कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, चाहे कवि कालिदासा श्रेष्ठ, दोनों वाक्य सही है। और पूछा जाएगा सूत्र, तो आप कहोगे यतश्च निर्धारणम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। यहाँ निर्धारण किए, अलग नहीं किए हैं। अलगाव भी एक अलग तरीके से होता है। जैसे हम कहें यहाँ इतने में ई तेज है, तो केवल हम उसको उसके जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर उसको अलग कर लिए इतने लोगों से। समझ आया? कोई अलगाव नहीं किए, पकड़ के खींच ले, गिरा दे, इधर कर दे, और बाकी लोगों को इधर। समझ आए? जैसे अपादान में क्या होता है, छत से मान लो लेखनी हाथ से गिर गई, तो लेखनी इससे अलग हो गई, यहाँ अलग दूसरा है, और निर्धारण में अलग दूसरा है। हाँ, अब देखो, जैसे हम कहें दूसरा वाक्य लो, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। तो ध्यान देना, पर्वता नाम, पर्वता नाम या पर्वतेश, दोनों लिख ले अलग अलग ना, पर्वतेश। इसका मतलब क्या हो गया? पर्वतों में षष्ठी सप्तमी लगेगी, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। अभी अगर मान लो ये ना होता, ये सूत्र ना होता, तो केवल सप्तमी लगाते आप, केवल क्या लगाते बाबू? कहते अधिकरण में पर, मान लो ये मान के आप सप्तमी लगा, नहीं कहते इस सूत्र षष्ठी दोनों करेगा। पर्वता नाम पर्वतेषु हिमालय, क्या चीज भैया? हिमालय श्रेष्ठ, हिमालय श्रेष्ठ। हमें लगता समझ में आ गया होगा। हमने पर्वतों में एक पर्वत का निर्धारण कर लिया, उसकी श्रेष्ठता भाई, उसका गुण है, ऊंचा है, बड़ा बड़ा है ना। लेकिन कहाँ से निर्धारण किए? पर्वतों से निर्धारण किए। तो जहां से निर्धारण, देखो पढ़ो भाई साहब,
जहां से निर्धारण वहां पर षष्ठी सप्तमी। तो पर्वत से हमने हिमालय पर्वत को निर्धारण किया, मतलब अलग किया जात गुण क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पे, तो हो जाएगा षष्ठी सप्तमी। चलिए 2-3 हम बोल रहे हैं। एक आता है छात्राणाम छात्रेषु मैत्रेयः पटु। दोनों वाक्य सही है, चाहे छात्राणाम लगा दो चाहे छात्रेषु लगा दो, ठीक है। एक आता है नदीनाम नदीषु, क्या भैया, गंगा श्रेष्ठा होगा यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, श्रेष्ठा। एक आता भाई साहब ई वाला उदाहरण आता है, बहुत सुने होंगे, ये वाला उदाहरण आता है, कौन वाला, गवाम और क्या, गोश, कौन, कृष्णा बहु क्षीरा मतलब दूध, ठीक है। गायों में काली गाय ज्यादा दूध देती है, अच्छा क्षीरा रहेगा, गायों में कालिदास ज्यादा दूध देती। मान लो गाय चर रही थी, बहुत ढेर सारी गाय थी भाई साहब, 1000 गाय। तो हमको भाई गाय, मान लो आपके यहाँ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, आपके यहाँ खूब गाय हैं, बढ़िया बढ़िया गाय 10-20 थी, और हम कहे भाई साहब हमको गाय चाहिए ना, कहे गुरु जी ले लो जौन गाय हो। तो हम पूछेंगे कौन ज्यादा दूध देती है, तो कहे वो काली वाली गाय, गुरु देख रहे वो काली वाली गाय जो है वो ज्यादा दूध देती। जो आप कहे गायों में वो काली गाय को आप अलग किए तो गायों में लग जाएगा षष्ठी सप्तमी दोनों। तो गाय ज्यादा थी तो षष्ठी का बहुवचन गवाम, और गोश सप्तमी का बहुवचन ना। कृष्णा बहुचीरा, आप कहेंगे वो वाली काली गाय जो ज्यादा दूध देती, कृष्णा बहुचीरा काली गाय ज्यादा दूध देती है, किसमें, गायों में। तो दूध देने के गुण से आपने गाय को अलग कर लिया, किसको, काली वाली को। तो गाय में लग गया षष्ठी और सप्तमी। समझ गए भैया, पक्का समझ गए। अब हमें लगता है ई वाला सूत्र आएगा कभी, अगर ऐसा आ जाए दोनों तो आप कभी क्या करिएगा, यही यतश्च निर्धारणम मारिएगा। और मान लो पूछा जाए यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण है, तो मान लो ए ऑप्शन गवाम कृष्णा बहुचीरा, बी ऑप्शन गोश कृष्णा बहुचीरा, सी ऑप्शन ए बी दोनों, तो ए बी दोनों हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये वाला आप बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, इसको मित्र आप अभ्यास कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आइए मैं दूसरे सूत्र पे चल रहा हूँ, बोले साधु असाधु प्रयोगे च, वार्तिक है, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च। भाई साहब देखिए ये बड़ा बढ़िया सूत्र है और आनंद है, अवार्त्य मेरा वार्तिक भाई साहब, कात्यायन ने लिखा है इसको। किसने लिखा है, कात्यायन ने लिखा है। क्या लिखे भैया, साधु असाधु प्रयोगे च। देखिए अलग करिए, साधु और क्या, असाधु और क्या, प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च। तो करें साधु च मतलब और, असाधु शब्दों के प्रयोग होने पर जिनके प्रति साधुता असाधुता दिखलाई जाती है वहां सप्तमी विभक्ति होती है। समझ में आया, लिख लेना यहीं पर, हमारे जितने मित्र हैं लिखे, साधु असाधु शब्दों के प्रयोग में जिनके प्रति साधुता या असाधुता दिखलाई जाए, सज्जनता असज्जनता, समझ आया, जिनके प्रति साधुता असाधुता दिखलाई जाए उनमें सप्तमी विभक्ति होती है, उनमें सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है।
साधु असाधु, हम थोड़ा और शार्ट लिख दे रहे हैं, साधु असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी। कौन भैया? सप्तमी। बस हम शार्ट कट कर दिए, ठीक है। ये वाला उदाहरण लिखा रहे, यही आता है तो इसी को लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए। कौन वाला उदाहरण है? कृष्णा साधु। कृष्ण साधु थे भैया। कृष्ण साधु थे किसके प्रति? माता के प्रति। कृष्णा साधु मातरी। और कृष्णा असाधु मातुले। कृष्णा असाधु मातुले। अब देखिए, आवाज जा रही भैया? आवाज जा रही है? बहुत दमदार जा रही है भाई साहब। फुल बैटरी लगाए एकदम, जो पूरा चार्ज थी। समझ में आ गया? चले मित्र, ध्यान से देखिएगा। कृष्ण यही पहुंचे थे। आवाज जा रही होगी। नो साउंड नहीं भाई साहब लिखिए, यस साउंड, यस साउंड लिखिए। आवाज जा रही है भाई साहब? हाँ कहिए, अच्छी आ रही है। कुछ पढ़ाए नहीं तब से, जब से नहीं जा रही थी। ठीक है, आइए इधर आइए। कृष्णा साधु मातरी, तो यहाँ किसी का नाम लिख सकते हो जिसके प्रति साधु रहा जाएगा, जिनके प्रति असाधु रहा जाएगा, उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पर देखो, माता में और मातुल मतलब कंस मामा में। किसमें? मामा में। बहुत लोग मामा तो भाई साहब ज्यादातर बहुत लोग असाधु रहते हैं ना, तो मामा में सप्तमी आपो। अगर मामा के प्रति असाधु, फूफा के प्रति तो फूफम लगा दो, बुआ के प्रति तो बुआ में लगा दो, भौजी के प्रति हो असाधु तो भौजी में लगा दो। समझ? और साधु हो तब भी वही लगेगा। बात समझ में आया? सज्जन हो तब भी, असज्जन हो तब भी, जिसके प्रति साधु जिसके प्रति असाधु। पूछा जाएगा साधु असाधु शब्दों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति लगती है? आप कहोगे सप्तमी विभक्ति लगती है। एक सूत्र देखिए, मैं बता रहा हूं, समय नहीं बहुत ज्यादा, इसलिए यहां बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं। आपसे एक सूत्र देके पूछा जाएगा, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र। भैया पूछा जाएगा तो क्या मारेंगे? सप्तमी में पढ़ा गया है। सूर्य मस्ते गते गोपा है, याद आया? सप्तमी में पढ़ा गया। पूछा जाएगा ये सूत्र कहाँ पढ़ा गया है? सप्तमी विभक्ति में पढ़ा गया। भैया कहाँ पढ़ा गया है? सप्तमी विभक्ति में पढ़ा गया है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में पढ़ा गया है। हमें लगता है ये आ गया होगा। अब देखो, हमारी सप्तमी विभक्ति पूरी हो गई। सप्तमी विभक्ति पूरी हो गई तो अब हम लोग षष्ठी छोड़ दिए थे। कौन सी विभक्ति? षष्ठी। तो षष्ठी देख लेते हैं। कोई दिक्कत भाई साहब?
हाँ, हमारे बहुत सारे मित्र इस समय आप लोग इसी तरीके से उत्साह बनाए रखिए। देखिए भाई साहब 20 तक तो पढ़ाएंगे, कारक पूरा समाप्त करेंगे। आज कितनी तारीख है? 17, 18, 19, 20, अभी 3 दिन और पढ़ाएंगे। और संडे को पूरा दिन शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप पढ़ाएंगे। समझ में आया? आप 3 दिन छोटा छोटा टॉपिक लेंगे और पूरा बता दो आपको, पूरा ऐप्स आप लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है। जो पूरा ऐप्स, आप कोई भी चीज केवल जाओ ऐप्स में, संस्कृत गंगा ऐप में, और वहां से टेट वाले फोल्डर में जा करके आप कोई भी चीज वहां से पढ़ सकते हो। शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप, विशेषण, विशेष, लिंग, कोई भी चीज वहां से पढ़ सकते हो आप। समझा? जो भी आपको ना आता हो, जो भी आपको दिक्कत हो, वहां से आप पढ़ सकते हो मित्र। समझ आ गया? पूरा ऐप आपके लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर आपको यही दिया। कुछ हो गए मैं मुझे मिठाई खिलाओ, अरे भैया जो मिठाई खाना उससे आपको बहुत 1000 रुपये जिसकी फीस थी उसके आपके लिए फ्री कर दिया गया। खाओ कि मिठाई, मेरे तरफ 100 रुपये का आपो खाओ और 100 रुपये का लाओ हमो खिलाओ भाई साहब, 2-4 बढ़िया बढ़िया मिठाई, कोई दिक्कत। चले मित्र, आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं षष्ठी विभक्ति पे। यहां से प्रश्न कम आता लेकिन देख लेते हैं, मान लो आ गया तो कोई ना, एक आध प्रश्न कभी मान लो टकरा जाए। षष्ठी विभक्ति, अरे भैया 30 पाना है ना, तो देखना पड़ेगा। और या 5 दिन, संडे के बाद सोमवार से 5 दिन बहुत ही धुआंधार तरीके से आपको अभ्यास कराएंगे मित्र, बहुत धुआंधार तरीके से। पूरे पाठ्यक्रम को 5 बार समाप्त करेंगे भाई साहब आपके अभ्यास के माध्यम से। पूरे पाठ्यक्रम को 5 बार पूरे पाठ्यक्रम से आपको समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए मित्र, अब हम लोग चल रहे हैं आगे। नहीं भाई साहब ललवा निखिलवा ना पढ़िए, नहीं तो द्वि विभक्ति समाप्त नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोग करें ललवा निखिलवा। चलिए आइए हम लोग षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र पढ़ते हैं षष्ठी से। क्या पढ़ते हैं? षष्ठी से। षष्ठी से मतलब शेष में षष्ठी। शेष में देखिए, इसको यहीं समाप्त कर दे। इसको बहुत विस्तृत, अगर इसको पढ़ें तो बड़ा विस्तृत है, लेकिन इसको बहुत विस्तृत बनाते ही नहीं, यहीं लिख दो से मतलब आपको सही करना प्रश्न। से मतलब है संबंध। से मतलब संबंध। क्यों से मतलब संबंध है? आपने अभी तक प्रातिपदिकार्थ पढ़ा, आपने अभी तक कर्म पढ़ा, आपने करण पढ़ा, आपने संप्रदान पढ़ा, आपने अपादान पढ़ा, आपने और क्या पढ़ा? अधिकरण पढ़ा। तो भैया बचा क्या है? अभी संबंध आपने नहीं पढ़ा। तो सूत्रवा यही कह रहा है कि जो संबंध मतलब से जो शेष रह गया है, अर्थात तो जो संबंध है, से मतलब संबंध में क्या लगाओ? षष्ठी। कहे गुरु जी इसको ऊपर नहीं बता देना चाहिए, तो जन्मय करते थे संबंध में षष्ठी। तो भाई साहब संबंध में षष्ठी, संबंध कारक तो था नहीं, इसीलिए इसको बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। केवल संबंध लिखना, कारक ना लिखना। कारक संबंध कारक नहीं होता है, लेकिन संबंध में षष्ठी लगती है। कहें गुरु जी कैसे संबंध में षष्ठी लगती? कौनो संबंध में भाई साहब षष्ठी लग जाएगी। संबंध में क्या लगेगी? षष्ठी लगती है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि संबंध कितने प्रकार का होता है, तो संबंध भी 3। यहाँ डिटेल नहीं देंगे, केवल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। संबंध का चिन्ह क्या होता है? यही पहले संबंध का चिन्ह क्या होता है? कहते हैं का की। अलग अलग देखो भाई साहब, घबरा जाएगा। का की के क्या लिखो तो भैया? का की और के। रारी रे नहीं लिख रहे, काकी के रारी रे हो जाएगा। का की के आप यही फोकस करिएगा। संबंध का चिन्ह क्या है? का की के। संबंध में क्या लगेगा? षष्ठी। यहाँ से पद से तात्पर्य क्या है? संबंध से है, ठीक है। क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया था, संबंध नहीं पढ़ा। कहो जो शेष बच गया संबंधवा, उसमें षष्ठी लगा दो। संबंध आपसे कोई पूछा जाए कितने प्रकार का, तो यहीं लिख लो एक प्रश्न। संबंध 3 प्रकार का होता है। संबंध कितने प्रकार का?
3 प्रकार का होता है। कहे कौन कौन? तो अलग अलग नाम लिख लो, अलग अलग नाम लिख लो भाई साहब। स्वामी भाव संबंध, स्वामी भाव संबंध। संबंध कितने प्रकार का? स्वामी भाव संबंध। ठीक है। दूसरा संबंध क्या है? जन्य जनक भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध। अभी आज कारक का समापन कर देंगे भाई साहब 15 मिनट में, एकदम निश्चिंत रहिएगा। और कारक पढ़ाने के बाद भी देखिए 3 दिन शेष है, 3 दिन में तो हम भाई साहब बहुत कुछ पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, एकदम घबराइएगा मत। जन्य जनक भाव संबंध, उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्य कारण भाव संबंध। कार्य कारण भाव संबंध कितने प्रकार का? कौन कौन? स्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। कहे गुरु जी जीजा साली वाला संबंध नहीं लिखे, माता पिता वाला संबंध अलग से नहीं लिखे, बाबा बाबा वाला संबंध नहीं लिखे। भाई साहब व्यवहार में संबंध है, मेन संबंध व्याकरण में 3 संबंध है। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन ध्यान देना, अगर काकी के इसी 3 संबंध में सारा जीजा साली बाबा बाबी दादा दादी नाना काकी पुत्र पुत्री सब आ जाएगा संबंध, एको बचेगा नहीं। ठीक भैया, समझ में आया? अब देखिए आपसे मैं आगे चलता हूँ। षष्ठी से मतलब संबंध में षष्ठी लगाएंगे। मैं कहता हूं एक, देखिए राम का पुत्र, तो ये का आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये राम का पुत्र, तो देखिए राम और पुत्र में संबंध है जन्य जनक भाव संबंध। तो आप यहां राम में लगाते हो रामस्य, षष्ठी लगाएंगे रामस्य पुत्र, रामस्य पुत्र। आप लगाते हो आपको अनुवाद करना मिट्टी का घड़ा। क्या? अरे भाई साहब दिमाग में पगला गया क्या? आपको लगा, देखिए इसे कहते हैं, एक बार भाई साहब झा लिखना भूल गए थे, पता है झा कैसे लिखा जाए? झंझट वाला झा लिखना भूल गए थे, बड़ी देर बाद समझ में आया कैसे लिखा जाएगा। ऐसे देखो मिट्टी लिखने जाते ईटा यहां लगा रहे थे बार बार, मिट्टी का घड़ा। ठीक है, तो आप मिट्टी का, ये घड़ा और मिट्टी में देखिए संबंध है कार्य कारण भाव संबंध। आपको ये नहीं जाना डिटेल में, बस संबंध 3 प्रकार का, वहां आप छोड़ दो उसको। अब ये का आ रहा है ना, तो आप कहोगे मिट्टी का मृत्तिका होता है, तो आप जब रूप चलाओगे षष्ठी में बनेगा मृत्तिका या घटा, मृत्तिका या घटा। क्या हो जाएगा? मृत्तिका या घटा। आप लिखते हो गंगा का जल, गंगा का जल। आपको अनुवाद करना होगा तो क्या करेंगे? गंगा का, गंगा में षष्ठी लगाओगे। क्या लगाओगे? षष्ठी। क्या होगा गंगा का षष्ठी? क्या होगा? गंगायाः जलम, गंगायाः जलम। देखो भाई ये सब संबंध में हमने षष्ठी षष्ठी, देखो का जहां रथ सब षष्ठी, देखो मृत्तिकायाः रामस्य गंगायाः, सब षष्ठी षष्ठी लगा दिए। क्या लगा दिए? षष्ठी षष्ठी लगा दिए। समझ में आया? अब एक सूत्र देखिए, एक और सूत्र है, बहुत सरल था, सरल सूत्र है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये समझिएगा, ये थोड़े आपके काम का है भाई साहब, ये आपके काम का है, इसको समझिएगा तभी जाइएगा, क्योंकि यहां आप गलत कर दोगे, पक्का गलत कर दोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे मैं आपको छोड़ दूंगा 8:05 पे, 8 बज के छोड़ दूंगा 5-7 मिनट में। ठीक है, एकदम आइएगा। षष्ठी हेतु प्रयोगे क्या करता है?
देखिए षष्ठी हेतु प्रयोगे क्या करता है, करा कारण भी विद्यमान रहे, कारण भी विद्यमान रहे एवं हेतु शब्द का प्रयोग भी, हेतु शब्द का प्रयोग भी वाक्य में हो तो कारण एवं हेतु शब्द दोनों में, कारण एवं हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति लगती है, दोनों में षष्ठी विभक्ति लगती है, दोनों में षष्ठी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। लिख लिए भैया, मेरे साथ बोलिए, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे किसी वाक्य में कारण भी विद्यमान रहे एवं हेतु शब्द का प्रयोग भी रहे तो कारण एवं हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। अब मैं एक अनुवाद बोल रहा हूँ, सारे लोग हमारे जितने मित्र हैं हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में। अध्ययन क्या, अध्ययन हेतु रहता है, ये आपका है, इसका संस्कृत बनाना है आपको। अब आप देखिए रहने का रीजन क्या है, अध्ययन, ये क्या है, ये कारण है कि नहीं, है कि नहीं। और वाक्य में हेतु शब्द भी आ गया है, वाक्य में हेतु शब्द भी आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी षष्ठी लगानी है और इसमें भी षष्ठी लगानी है। तो गुरु का रूप पढ़ो, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरोह 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 गुरोह। वैसे हेतु हेतुम हेतुना हेतवे हेतो हेतो, तो हेतु का क्या हो जाएगा, हेतो, और अध्ययन का क्या हो जाएगा, अध्ययनस्य, अध्ययनस्य। ठीक भैया, हेतो क्या, वसति, अध्ययनस्य हेतो वसति। समझ आ गया, अध्ययनस्य हेतो वसति। पक्का, पक्का भाई साहब, बोले छात्रः छात्रः अध्ययनस्य हेतोः हेतोः वसति, छात्राः अध्ययनस्य हेतोः वसति। ठीक है, वसति में हुआ रहेगा। कर लिए भैया। देखिए यहाँ पर कारण में भी लगा है, ये देखो कारण में भी षष्ठी लगा दी है आप, और हेतु शब्द में भी, हेतु शब्द में लगाए, दोनों जगह लगाए। एक वाक्य देखना, हम कह रहे हैं वह, एक और ले लो, बस एक और ले लो, वह खाने हेतु, खाने हेतु ना, हेतु रहता है, वह खाने हेतु रहता है। उसका रहने का रीजन क्या है, रहने का, रहने का रीजन क्या है, खाना ना, और हेतु शब्द भी आ गया। अब इसके लिए क्या प्रयोग करोगे, श, भक्षण से, अन्न से, भोजन से, कुछ भी प्रयोग कर दो ना, भोजन से, खाने के लिए भोजन से, हेतु का क्या प्रयोग करोगे, हेतु क्या, वसत, मतलब
कारण में भी आप षष्ठी लगा रहे हो और हेतु शब्द में, लेकिन कब लगाओगे? जब वाक्य में हेतु शब्द रहे तभी लगाओगे, और दोनों जगहों पर लगाओगे, हेतु में भी और कारण में भी। जैसे आपसे कोई पूछे किस लिए रहता है? भोजन के लिए रहता है, भोजन से हो जाएगा। और हेतु शब्द, हेतु का जब रूप चलाओगे षष्ठी में बनेगा हेतु। क्या बनेगा? हेतु बनेगा। समझ गए भाई साहब? भोजनस्य हेतु बसति। अब एक ज्यादा नहीं हम आपको पकाएंगे, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है? उसको आप ले लीजिए। देखिए, एक सूत्र है, एक सूत्र है षष्ठी। ध्यान से पढ़ो, भाई साहब मारेंगे ना। षष्ठी चा नादरे, षष्ठी चा नादरे, षष्ठी चा नादरे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल उदाहरण मेरे कहने से तैयार कर लीजिए। और उदाहरण भी ये वाला तैयार कीजिए, रुदतस्य पुत्रस्य पिता वनम गतः। तो देखिए, हाँ एकदम यही वाला तैयार कर लीजिए। ये रुदतः और रुदति, रुदतः और रुदति पुत्री, ठीक है? ये वाला उदाहरण तैयार करिए, रुदतः और रुदति पुत्रस्य और पुत्रे। यहाँ पुत्रस्य और पुत्रे में कौन विभक्ति है? यहाँ षष्ठी है, यहाँ भी षष्ठी है, यहाँ समझम, यहाँ सप्तमी, यहाँ षष्ठी है। रोते हुए पुत्र को छोड़कर कोई जन्मे, पिता कहाँ चला गया? जंगल में चला गया, ठीक है? अब देखो, दोनों वाक्य प्रयोग कर सकते हो। पिता वनम गतः या वनम प्राव्राजित, ऐसे रहेगा, ठीक है? मेरे साथ बोलिए, रोदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः। यही उदाहरण आएगा, मेरा कहना मानो, अगर आएगा तो यही उदाहरण आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहली बात तो आएगा नहीं, और आएगा भैया तो यही आएगा। समझ में आ गया? अगर आएगा रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः या रुदत पुत्रे पिता वनम गतः, किस सूत्र का उदाहरण है? षष्ठी चानादरे। अनादर अर्थ गम्यमान होने पर जिसका अनादर हो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती है, षष्ठी भी लगती है और सप्तमी भी लगती है। ध्यान दीजिएगा, लड़का पैदा कर लियो, लड़का लाला सुन लो, लड़का पैदा कर लिए और उसको खिला नहीं, भाई बेचारा भूख के मारे तड़फड़ा रहा है। अब आप कहे हम साधु बनने जा रहे हैं, आप छोड़ दिए उसको। निखिल सुनो, पैदा करने के बाद उसको खिलाने पिलाने का काम किसको है? बाप को है। और बाप भाई साहब छोड़ के लड़का को चला गया वन में, मेहरारू से ब्याह कर ले, और मेहरारू जब कष्ट पड़ा मेहरारू को छोड़ के चले गए, कहे अब जाने सन्यासी बनने, अब हमको हमारी वो क्या कहते हैं अंतस चेतना जागृत हो गई है और हम चल रहे हैं सन्यासी बनने। अरे भाई साहब, सन्यासी बनने गए तो ब्याह काहे किए? समझ में आया? या लड़का काहे पैदा किए? तो वहां मान लो अगर पत्नी को छोड़े तो पत्नी लग जाएगा। समझ में आया? तो रुदतः क्या हो जाएगा? पत्नी का, पत्न्याम पत्नी का अच्छा 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 अच्छा। अब देखिए, रुदति पुत्रे और चाहे पत्नी होगी तो उसमें षष्ठी सप्तमी लगा देना। समझ में आ गया भैया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का पक्का ध्यान देना, जिसका अनादर होगा उसमें षष्ठी सप्तमी दोनों लगेगी, और आपका सूत्र पूछा जाएगा षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे। मित्र, आपका षष्ठी विभक्ति भी पूरा हो गया। षष्ठी विभक्ति इतना ही था, और बहुत सारे सूत्र, वहां से प्रश्न आएगा नहीं। एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए भाई साहब। जितना पढ़ा दिया गया कारक, उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है? जितना पढ़ा दिया गया उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। अब 3 दिन आप हमको स्वतंत्र, अब हम आपके हिसाब से पढ़ा लीजिए। अब 3 दिन हमको आप स्वतंत्र छोड़िए। मैं आपका एक एक नंबर का टॉपिक, गिनती हो गया आपका, थोड़ा जो आपका मेन टॉपिक है उसको लेकर के कल से उपस्थित रहेंगे आप सभी लोगों के सामने, और समय रहेगा यही 7 बजे। और उसके बाद मॉडल पेपर, जो आपका मॉडल पेपर रहेगा रविवार को, आपका शब्द रूप धातु रूप पूरा दिन चलेगा, कम से कम 2, 3, 4 घंटे एक एक चीज आपका पोस्टमार्टम भाई साहब करके दिया जाएगा, और उसके बाद 10 मॉडल पेपर, ठीक है? बस मित्र,
हमको आप शायद आज यही विदा दीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। और ये देखो ललवा लवा भाई साहब बैठे हैं, ललवा है, बड़ा मजा लेते हैं आप लोग। लिखता है एक ललवा निखिलवा, ठीक है। तो हमारे जितने मित्र हैं सब, ये लोग भी दरवाजा बंद है, बाहर जा नहीं सकते, यहीं भाई साहब हैं, कहीं अल्ट रहे हैं, पलट रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, समझ में आया। तो इन लोग भी छोड़ दें और आपको भी छोड़ दें। बड़ा बड़ा धन्यवाद इनकी तरफ से मिलेगा आप लोगों की तरफ से। बस मित्र आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।